नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ ब्रिगेडियर आशीष पोपली जुड़े हुए हैं, जो कि इंडियन आर्मी में 37 साल 37 ईयर्स तक सर्व कर चुके हैं। ये सूडान में वहाँ पे बहुत समय इन्होंने निकाला है और ये लॉजिस्टिक्स के एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। और साथ ही जो मेन इनका कारण यहाँ आने का ये है कि ये बहुत कीन नजर रखते हैं कि पूरे इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, भारत के आसपास क्या हो रहा है और उसका असर जो है वो भारत पे कैसे पड़ेगा। हमारी जो है भारतीय लोगों की नजर जो है वो हमेशा मोस्टली पाकिस्तान पे रहती है, उस क्षेत्र पे रहती है, वेस्ट की तरफ रहती है ज्यादातर। और अभी भी आज के दिन भी हमारी नजर जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है उसके ऊपर लगी हुई है। लेकिन हमारे ईस्ट में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और वो देश है बांग्लादेश। और उसके ऊपर क्या चल रहा है, वहां उस देश के अंदर क्या चल रहा है, उसकी पूरी पीछे की हिस्ट्री से कहां से क्या इंटरफेरेंस चल रहा है उस देश में और उसका भारत पे क्या असर होगा, वो हम जानेंगे ब्रिगेडियर आशीष पोपली से। तो आशीष, वेलकम एंड प्लीज बताइए हमारे देखने वालों को कि ये क्या हो रहा है इस समय और हम कहाँ जा रहे हैं। नमस्कार संदीप, थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो आपने एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक चूज किया अपने ऑडियंस के लिए, बांग्लादेश। हमारी मीडिया में अदर देन कि वहां पर थोड़ा टर्मोइल हुआ था, उसके अलावा कुछ ज्यादा फोकस हुआ नहीं मीडिया में। जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एनएसए हैं, आई एम श्योर उनका फोकस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मीडिया में ऑब्वियसली नहीं आ रहा। हमारा पर्पस आज ये है कि सिंस यू आर आस्किंग अबाउट बांग्लादेश, तो ऑडियंस को थोड़ी क्लैरिटी दें कि ये है क्या, हमारे से जुड़ा हुआ देश है, ये हमें कभी भूल नहीं सकते हम इस चीज को। और उसको क्रिएट करने में भी हमारा एक बहुत बड़ा एक हाथ रहा है उसमें, और उस हाथ की वजह से पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अलग किस्म के हैं, उस देश के पाकिस्तान के रिलेशंस अलग किस्म से रहे हैं, अब बिल्कुल चेंज हो गए। सो एक बहुत डायनेमिक इस छोटे से देश की बहुत ज्यादा है और हमारे ऊपर बहुत रेलेवेंस है। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या है बांग्लादेश को समझने के लिए या किसी भी देश को समझने के लिए। मेरी जो स्टडी है, जो मैं अगर जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो ये है कि द वर्ड जियोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी देश को ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, अमेरिका ले लो, स्पेन ले लो, कैसे ये बने हैं उसी किस्म से ये ज्योग्राफी जो बांग्लादेश की है, ये बहुत चीजें डिक्टेट कर रही है आज की तारीख में। समय समय पे हर देश की ज्योग्राफी उसको लाइमलाइट में लाती है फॉर सम रीजन और दी अदर। डेवलपमेंट, उसकी रेयर अर्थ मिल जाएंगे, किसी ज्योग्राफी में आपको तेल मिल जाएगा, कहीं कुछ और मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी प्ले करती है बहुत बड़ा रोल। बांग्लादेश में क्या है, देयर इज नो रेयर अर्थ, कोई तेल की वहां पर अभी कुछ नहीं निकली, कोई एक्सपोर्ट्स उनके इतने बड़े नहीं है। लेकिन आज आप और मैं बैठ के अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाह रहे हैं कि सडनली क्या रेलेवेंस आ गई, क्या हुआ यहाँ पे। ज्योग्राफी और उसके साथ पॉलिटिक्स को समझने के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में हमें अंदर से बाहर जाने की बजाय बाहर से अंदर आएंगे तो ऑडियंस को ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अपना बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर हम सेकंड फेज में आ जाते हैं। फर्स्ट फेज में मैं सिर्फ टच करना चाहता हूं कि बाहर जो एजेंसीज हैं, जो उनका इंटरप्ले हो रहा है, वो क्या है। सो विल कम टू दैट। आज की तारीख में दो वर्ल्ड पावर्स हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हैं ऑन वेरियस इश्यूज। ट्रेड कह लो, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लो, मटेरियल्स की बात कर लो, वो हैं अमेरिका और चाइना। ये हम नहीं भूल सकते। चाइना हमारी प्रॉक्सिमिटी में है। इंडो गल्फ रीजन बहुत प्रोमिनेंस में आया आज से 2-3-4 साल पहले जब बाइडन थे, क्वाड बना। ट्रंप आए हुए अभी साल होने वाला है, तो सडनली फोकस थोड़ा यूक्रेन की तरफ चला गया और वी फेल्ट कि भाई इंडो गल्फ को सब भूल गए। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ट्रंप इस विषय में बहुत तेजी से आगे घुस रहा है। शायद ही इज कवरिंग अप कि जो लॉस्ट टाइम था, जो उसने फोकस नहीं किया इंडो गल्फ पे, तो सडनली वो कर रहा है। Absolutely, yeah.
इंडो गल्फ में अमेरिका के पास विद द एक वर्ड बड़ा यूज होता है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एटसेट्रा। चाइना अपने जो बेसिस बना रहा है उनको कहीं ना कहीं चेकमेट करना आज से 30 साल बाद 20 साल बाद, तो अमेरिका को भी बेसिस चाहिए। शायद उन्होंने इंडिया से भी कभी मांगा हो, आई एम नॉट अवेयर, बट शायद बे ऑफ बंगाल में, शायद इंडिया का स्टेटेड एम गलाथिया बे अंडमान में कुछ पोर्ट बनाने का और कोलंबो से अपनी हटाने का, मलक्का स्ट्रेट के नजदीक होने का, ये प्ले कर रहा है शायद, या यकीनन चाइना के जो पोर्ट्स बांग्लादेश और म्यांमार, जो बे ऑफ बंगाल का ईस्ट कोस्ट है और म्यांमार का वेस्ट कोस्ट है, यहां पर 1 नहीं 6 पोर्ट बन रहे हैं आज की तारीख में। टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर भी नहीं होगा, 6 पोर्ट। कुछ तो वजह है, और इन सब में चाइना का टो होल्ड दिख रहा है ज्यादातर। इनको जब तक हम नहीं समझ पा रहे तो अमेरिका की अर्जेंसी को नहीं समझे। बांग्लादेश के ईस्ट कोस्ट में मैं 6 जगहों के नाम लेने वाला हूं, उनको समझना जरूरी है। सबसे ऊपर है चिटागोंग, जिसको हम जानते हैं हमारी हिस्ट्री में, चिटागोंग का अब नाम हो गया चाटोग्राम बोलते हैं वो। इसके नीचे एक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर नीचे है मातरबाड़ी, अगेन बांग्लादेश। मातरबाड़ी में एक पोर्ट बन रहा है जो अगेन अमेरिकन फ्रंटेज जिसमें हो, लेकिन उसमें उन्होंने जापान को आगे किया हुआ है। यहाँ इंडिया के भी इन्वेस्टमेंट है, जापान को आगे किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि उसमें सऊदी अरेबिया भी घुसना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओके सेम। सो देयर इज अनदर पोर्ट वी आर डिस्कसिंग, मातरबाड़ी। इसके नीचे 50 किलोमीटर नीचे और एक और पोर्ट, कॉक्स बाजार। इंडियंस आर फेमिलियर विद दिस नेम, हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में उसका नाम बहुत बार आता है। जापान ने वहां कब्जा कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। तो कॉक्स बाजार में एक और पोर्ट जो चाइना बना रहा है, यहां पे बांग्लादेश की कहानी खत्म हो रही है। इसके नीचे एक बांग्लादेश का आइलैंड है बहुत नजदीक, जो म्यांमार बॉर्डर से सिर्फ 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर। इसका नाम अभी आया था जब ट्रंप और ये शेख हसीना वाला पूरा फियास्को हुआ, कि सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड 3 किलोमीटर लंबा है, कुछ नहीं उसमें, अबाउट 2,500-3 हजार लोग रहते हैं, फिशरमैन हैं, कुछ नहीं है, कोरल आइलैंड है। ये बात आई लेकिन कंफर्म नहीं हुआ कहीं भी कि अमेरिका वो आइलैंड चाहता था ताकि अपना एक नेवल बेस बना पाए, और शेख हसीना ने अपनी स्पीच में बोला है कि मुझसे मांगा गया। और इसके नीचे 2 पोर्ट और हैं जो दोनों म्यांमार, ये समझने भी जरूरी है। एक है सितवे, जो इंडिया ने अपने नॉर्थ ईस्ट मिजोरम की तरफ लॉजिस्टिक्स को पूरा करने के लिए सितवे पोर्ट को म्यांमार में बनाया, कंप्लीट कर दिया है। और उसके आगे एक जगह है पलेतवा, वहां पे SEZ भी कंप्लीट हो गया है और अभी 4 लेनिंग रोड की चल रही है। सो इट्स ए कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ये, फिर कभी इस पे डिटेल में अलग से करेंगे। बट देयर इज अनदर पोर्ट नाउ, सो इंडिया का फुटप्रिंट आ गया। इसके बिल्कुल नीचे क्योकपू नाम का एक पोर्ट है जो चाइना ने बना दिया, उसका भी SEZ नियरली कहते हैं तैयार हो। इनफैक्ट फ्रॉम क्योकपू उनकी जो पाइपलाइंस हैं फॉर गैस एंड पेट्रोलियम, वो ऑलरेडी लेड हैं टिल कुनमिंग। कुनमिंग इज इन यूनान। तो पूरा थ्रू एंड थ्रू म्यांमार के इनटू चाइनीज टेरिटरी यूनान में वो पाइपलाइन लग चुकी हैं। यानी आज अगर आप एक डीप सी पोर्ट दे दो तो शिप मलक्का के थ्रू और साउथ चाइना सी में जाने की बजाय चाइना को एक शंट मिल गया है जो आप म्यांमार से ले, इसका मतलब चाइना का फुटप्रिंट आ गया। तो और चाइना आशीष में एक बात ये मैं ऐड कर दूं कि ये जो है पाकिस्तान के सीपेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप याद रखिए कि 90% जो पॉपुलेशन चीन की जो है वो इनके ईस्टर्न सीबोर्ड पे रहती है, जहां पे सीपेक जा रहा है वहां नहीं रहती है। या प्लीज कंटिन्यू। एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब ये कि चाइनीज फुटप्रिंट, अब आप उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कह लो या कोई भी वर्ड दे दो, चाइनीज फुटप्रिंट इन बे ऑफ बंगाल एग्जिस्ट। इंडियन फुटप्रिंट is increasing with Galathia Bay maybe coming in 10 years time, with Sitwe already made,
एंड मातरबाड़ी में शायद जापान के साथ इंडिया की थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके, सो इंडिया भी उस ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, जो हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। अमेरिका नहीं है इधर। अमेरिका का नियरेस्ट प्लेसेस दिगो गार्सिया, वेल अवे फ्रॉम दिस एरिया। उसके बाद नेक्स्ट इज बियॉन्ड मलाक्का इन सिंगापुर, अगर नेवल बेस Yeah. को देखें। देन इज फिलीपींस, सुबीर बे। Yes. देन फर्दर वो गुआम और साउथ कोरिया, जापान में। तो अगर अमेरिका को यहां पर अपनी रेलेवेंस चाइना को चेकमेट करने के लिए करनी है, तो उसको प्रेजेंस चाहिए। अब कहानी आती है कि प्रेजेंस चाहिए, एक और वजह मैं जोड़ दूं। म्यांमार के, अब हम बात स्टार्ट कर रही थी बांग्लादेश से, लेकिन हम बात म्यांमार पे भी बहुत सारी कर रहे हैं, बट जरूरी है। म्यांमार के नॉर्थ में एक एरिया है, काचन एरिया। वहां पर न्यूज में है कि बहुत रेयर अर्थ वगैरह 17 में से 5-6 जो भी वैरायटी के वहां मिल रहे हैं, और वो माइनिंग शुरू हो गई है, और चाइना वहां से ले जा रहा है उसको यूनान की तरफ। उसको भी चेकमेट करना जरूरी है। बिल्कुल। कोवर्टली अमेरिका कुछ तो करेगा। और वहां पर एक गवर्नमेंट है, हुंता गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, जिसने फैसिलिटेट कर दिया ये चाइना को देने का। सो एक अमेरिकन प्रेजेंस यहां होने से उसको बहुत सारे डायरेक्शंस मिल रही हैं। कचिन की तरफ मॉनिटरिंग, मलाक्का मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इंडिया ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑल्सो। Yes. हमारा बहुत कुछ है ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे। सो अमेरिका को चाइना, मलाक्का, इंडिया, यूनान, काचिन, इस सब को देखने के लिए अमेरिका के पास कोई जगह नहीं है। तो ये बांग्लादेश में कोई, चाहे सेंट मार्टिन मिल जाए, या उनको किसी और बहाने से, रोहिंग्या के बहाने से एक पैसेज बनाने के चक्कर में कुछ वो सीआईए का ड्रामा कर दें, फ्रॉम कॉक्स बाजार टू रखाइन एरिया, कुछ भी, हम सब जो हैं अमेरिका के लिए एक पेरिफेरल लोग बन जाते हैं हमेशा, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, और बांग्लादेश उसमें पिस जाएगा, इंडिया को कुछ कोलेटरल उसमें होगा, लेकिन अमेरिका को चाइना को डिले या स्टॉप करना। इसलिए बांग्लादेश फिक्स में आ गया। यहां तक तो मेरा ये ईस्ट कोस्ट की कहानी। अभी अगला सवाल करते हैं इस पे। बिल्कुल सही। तो अच्छा ये बताइए फिर आशीष की, ये सब तो एक्सटर्नल हो गया, अब इंटरनली क्या चल रहा है वहां की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टूडेंट यूनियंस, क्योंकि उनका भी बहुत ज्यादा महत्व देखा गया है वहां की पॉलिटिक्स में। फिर इस्लामिक पार्टीज या एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज या एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, क्योंकि ये बहुत हॉच पॉच हो गया उस देश में, क्योंकि अवामी लीग को तो सब जानते ही हैं, वहां बैन कर दिया गया है, थ्रो आउट कर दिया गया है। जितने भी लोग या तो उसका कोई किसी तरह की मीटिंग करना चाहते हैं या कोई भी कदम उठाना चाहते हैं अवामी लीग के लिए, वो उनको उठाने नहीं देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, यहां तक कि उन्होंने मिलिट्री पर्सनल तक को गिरफ्तार कर लिया। तो चल क्या रहा है इंटरनली उनकी पार्टीज में, और कैसे होगा भाई? ये इलेक्शन होने वाला है, फेब में इलेक्शन है वहां पे, और जो मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो भी बहुत ही ज्यादा फेलियर उसको देखना पड़ रहा है। जो स्टूडेंट जो जिन्होंने ये पूरा कू किया था, वो भी उनसे खुश नहीं है। तो आप इसके ऊपर कुछ लाइट डालिए। किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। बांग्लादेश में 71 जब से बना, तब से मेनली 2 ही पार्टी रही। एक तो स्टार्ट पॉइंट पे थी, जो अवामी लीग है, जिनकी प्राइम मिनिस्टर थी अभी शेख हसीना। उसके, इनके इंडिपेंडेंस के 5-6 साल के बाद एक और मेजर पॉलिटिकल पार्टी आई, जो जनरल जियाउर रहमान के द्वारा बनाई गई, जो बीएनपी बोलते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये 2 मेन पार्टी हैं। इसके अलावा उनके पास 4-5 और लेफ्टिस्ट वाली, कम्युनिस्ट वाली इत्यादि छोटी छोटी, हाँ, वो, तो 2-2.5 पौने 3 नाम की इनकी पार्टियां थी अभी तक। मैं इन 2 पार्टियों का बेसिक डिफरेंस, विच हैज लेड टू द प्रेजेंट स्टोरी, जो अवामी लीग है, उसका जो कोर, जो उनका जो डीएनए है, वो डीएनए है बंगाली। द लाइन इज बंगाली। और अगर मैं बीएनपी की बात करूं, वो है बांग्लादेशी। सो बंगाली आइडेंटिटी वर्सेस बांग्लादेशी आइडेंटिटी। बांग्लादेश।
या वेरी तो ट्रू। ये फर्स्ट इनका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है। 71 ऑनवर्ड्स जब इंडिपेंडेंस हुई, इंडिया ने हेल्प किया, जो भी किया, वो पार्टी की बहुत एक रिस्पेक्ट, शेख मुजीबुर रहमान की रिस्पेक्ट इत्यादि वो चलती रही। हर चीज का एक डिमिनिशिंग रिटर्न बन जाता है, आप बार बार एक ही कार्ड को नहीं प्ले कर सकते। सो अभी की जो जनरेशन है, 4 जनरेशन 5 जनरेशन आगे जब निकल गई, 50 साल निकल गए, उनको मुजीबुर रहमान से कनेक्ट नहीं है। सो इफ एनीवन नहीं, वांटेड टू बिल्कुल नहीं। प्ले ट्रुआंट इन बांग्लादेश, इट बिकेम इजी, क्योंकि अवामी लीग का भी वो, और खैर अपनी ये पार्टी भी काफी उसमें करप्शन में फंस गई। देन दैट कोटा मूवमेंट विच वाज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट रेवोल्यूशन, जो अभी जुलाई में हुई है। कोटा अगर आएगा टाइम तो उसको भी समझा सकते हैं। पॉइंट इज कि उनके पास जो 2-2.5 पार्टियां थी, उसमें से एज वी आर स्पीकिंग अवामी लीग, वन ऑफ द मेजर पार्टीज, इज नो मोर। शेख हसीना इज सिटिंग इन यस। इंडिया, देयर मे बी सम कनेक्ट, बट द कार्डर हैज बीन रिमूव्ड। देयर इज नो कार्डर। वो या मार दिए गए हैं, या अरेस्ट हो गए हैं, या गायब हो गए हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है उनका। या हर पॉलिटिकल पार्टी का साउथ ईस्ट एशिया में जितनी डेमोक्रेसीज हैं हमारी, इंडिया इंक्लूडेड, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का एक कार्डर बेस, जो इंटेलिजेंसिया कार्डर बेस बनता है, वो स्टूडेंट यूनियन से बनता है। बांग्लादेश में ये जो स्टूडेंट पार्टीज हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। छोटी कंट्री है, कंजेस्टेड है, पुअर है, ये वाली डायनेमिक्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स वाली हैं, बहुत ज्यादा प्ले करती हैं। द मोमेंट ये जुलाई में ड्रामा शुरू हुआ और स्टूडेंट्स की कहानी निकली, और जो अवामी लीग की एफिलिएटेड स्टूडेंट पार्टी थी, हाँ, छात्र लीग है वहां पे, छात्र दल है बीएनपी का। और बीएनपी ये का। जो है हाँ, और ये जो है इनका तो एनसीपी अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी तो बना ली। जो स्टूडेंट्स ने, एक्चुअल जो स्टूडेंट्स थे, कोई विदाउट एनी पॉलिटिकल लीनियन, जब उन्होंने ये कुछ शुरू किया अगेंस्ट द कोटा सिस्टम, जो रिवाइव हुआ, 30% कोटा देने की बात हुई फ्रीडम फाइटर्स के बंदों को, वो, सो दैट वाज जस्ट अ स्टार्ट पॉइंट, इट वाज एक्चुअली अ स्टूडेंट स्टोरी। उसके अंदर तो ड्रामा शुरू हो गया, क्योंकि जो अवामी लीग की जो स्टूडेंट यूनियन एफिलिएटेड थी, छात्र लीग, उन्होंने अगेंस्ट किया, प्रोटेस्ट हुए, पुलिस आ गई, फायरिंग हो गई, एंड देन पीपल लाइक अमेरिका, चाइना, नाउ देयर इज अ पॉट बॉयलर गोइंग ऑन देयर। फिर तो सबके एजेंडा एकदम सुपर फास्ट स्पीड पे आ गई, ओहो ये तो हम करना ही चाहते थे, यहाँ पे ये फैसिलिटेट हो गया है, या इन्होंने सीआईए ने कराया है, मुझे नहीं पता, बट एक वो बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हो गई कि टुडे जब हम बात कर रहे हैं, तो अवामी लीग और उसके साथ उसकी जो स्टूडेंट यूनियन थी, छात्र लीग, ये दोनों खत्म हो गई हैं। नाउ दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज आपके पास 2.5 पार्टियों में से एक पार्टी है ही नहीं। बचा कौन? बचा बीएनपी, जिसकी खालिदा जिया जिसकी हेड हैं, और उसका बेटा है जो तारिक, बैठा हुआ है लंदन में, उसके ऊपर भी काफी करप्शन चार्जेस हैं, और अमेरिका उसको एक टाइम पे उसके अगेंस्ट ही था। पता नहीं अब वो आएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको, आई डोंट नो। बचा कौन? जमाते इस्लामी, इस्लामिस्ट पार्टी। देयर आर 2 मोर इस्लामिस्ट पार्टीज विच हैव क्रॉप्ड अप। जमाते इस्लामी खुद ही बैंड थी अभी तक, या 2024 तक। 2013 में बैन हो गई थी, 2024 तक खत्म हो गई थी, कुछ नहीं था उसका। बिल्कुल। अवामी लीग के जाते ही, शेख हसीना के हटते ही, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसने उसके बंदे रिलीज कर दिए जेल से, और उसको बोला ये इट इज नो लॉन्गर बैंड। सो अब वो इस्लामिस्ट वाली कहानी आ गई। उसके साथ उसकी एसोसिएटेड स्टूडेंट यूनियंस है, उनका रेबल राउजिंग इफेक्ट है। इंडिया के बॉर्डर पे इन सब का बहुत ज्यादा पोटेंशियल रेबल राउजिंग का इफेक्ट है, हमारे इलेक्शंस के अंदर भी, आसाम वगैरह में। तो एक ये इस्लामिस्ट एंगल अभी आ गया। एक नई पार्टी खड़ी हुई है एनसीपी, जो अभी ये जुलाई रेवोल्यूशन लास्ट ईयर के बाद हुई, तो इसमें तो या पढ़े लिखे लोग हैं कुछ, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बैंडविड्थ नहीं है कि वो कोई कंट्री रन बिल्कुल। कर लेंगे या मिनिस्ट्रीज कर लेंगे। सो योर क्वेश्चन कि अब कौन पॉलिटिक्स में, फरवरी में इलेक्शन है, बचा कौन है? बीएनपी, उसका लीडर खालिदा जिया तो बहुत ओल्ड है, वो कहानी नहीं बन रही है मेरे ख्याल, और उसका जो तारिक है, वो आई डोंट नो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क। बाकी जो बचे हैं वो इस्लामिस्ट टिंज वाले हैं। तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए, और मे बी अमेरिका के लिए भी ये थोड़ा वरीसम है कि कितना टाइम वो चलेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 5 साल, आई हैव माई डाउट्स। मार्शल लॉ,
क्रिस्टल गेजिंग में है, तो टर्मोइल है, हमारे बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ा टर्मोइल खड़ा हो गया। तो इसमें मैं एक दो चार चीजें ऐड करता हूँ आशीष की, जैसे बीएनपी की आपने बात की ना, तो उनका जो स्टैंडिंग थी अराउंड 16% के आसपास फेवरेबल थे उनके लिए लोग, अब वो नहीं, गिर के 12% ही रह गया है अभी। कम हो गया। 2024 में उनके 16% थे, अब वो 12% रह गया। स्टूडेंट यूनियन जो थी वो एनसीपी में तब्दील हो गई, और उनकी जो रेटिंग थी 2% थी केवल, डिस्पाइट ये कि सब कहते हैं कि उन्होंने ये रेवोल्यूशन शुरू किया, ये उन्होंने कू किया, केवल 2% थी 2024 में, वो राइज होके केवल 2.8% इतना ही, उतना वहीं ही पहुंची है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को इस समय समझ नहीं आ रहा है, नहीं उनको कोई पता। विश्वास नहीं हो रहा है, और इनफैक्ट केवल 40% लोग जो हैं वो श्योर हैं कि वो वोटिंग करेंगे। बाकी 60% के आसपास लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम वोटिंग समझ करने नहीं आ जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, या तो करप्ट लोग हैं या एनसीपी के जो लोग हैं वो जो स्टैब्लिश नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। हम उनका जज्बा समझते हैं, हम उनकी सब कुछ समझते हैं, लेकिन हम उनको कैसे बैठाते। और तीसरा जो पहलू आपने बताया इस्लामिस्ट वाला, कि उसमें किस तरह से जमात के जो लोग हैं जिन्होंने 1971 में नरसंहार किया था वहां पे, वो वापस आ गए हैं, उभर के वापस आ आने चाहते हैं। तो क्या वो होएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि गठबंधन हो जाए, क्योंकि याद रखिए एनसीपी का जमात के साथ काफी गठजोड़ रहा है, लेकिन पिछले दिनों वहां पे फिर से उनके अगेंस्ट वो वो चल रहा वक्तव्य देते रहे हैं। है। इसी मेरी समझ में इसमें प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, और किसी एक या दो की स्टैंडिंग प्रिडोमिनेंटली नहीं है। प्लेयर में मैं मान रहा हूं आईएसआई इज ए ह्यूज प्लेयर नाउ। अगर आप जमात वाली साइड को देखोगे तो इनको फंडिंग कहां से आनी है? सऊदी अरेबिया देगा, वहां भी फंड्स आएंगे, या थ्रू पाकिस्तान चैनल होगा। तो आपको अगर क्या लगता है कि आर्मी किस तरफ जा रही है? फिर आर्मी की क्या पोजीशन है इस समय वहां पे उस देश में, और क्या आर्मी ही एक लास्ट ऑप्शन रह जाएगा उस देश में? क्योंकि इससे पहले भी वहां पे 2 कू हो चुके हैं, आर्मी ने किए हुए हैं, और इस समय जो वहां के आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश है। याद बहुत करिए प्रेशर। कि अप्रैल 2025 में वहां पे एक कू ऑलमोस्ट होते होते हाँ, बचा था, जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ने बचाया था वहां पे। हाँ हाँ, उसके हेल्प की भी बाद हमने। उनको पैराशूट करके वो आर्मी चीफ को लेके गए थे सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीकन अफ्रीका में गए। कंट्री में। ठीक है, वहां पे क्योंकि पूरे अमेरिकन जनरल्स आए थे, उनके हाँ हाँ, साथ तो उनको वार्तालाप भी हुआ था, इनको yes, क्लियर कट टर्म्स बताए गए थे, क्योंकि बैकग्राउंड में आईएसआई के साथ साथ सीआईए भी कहीं था उसमें। उसके बाद ये वापस आए अप्रैल में, और फिर मई में फिर से दोबारा चले गए थे कहां? कतर। कतर। कतर वन सेकेंड याद रखिए कि अगर आप किसी भी क्योस में देखें, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्योस है, उसमें कतर घुसा हुआ है। तो कतर जो है ये क्या गेम खेल रहा था उस समय, क्योंकि वहां बहुत बड़ा बेस है, और वहां पे अमेरिकन ने उस समय फिर से इनको क्या ब्रीफिंग दी, क्या डिमांड्स रखी, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होएगा उस देश में। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या एक मार्शल लॉ आने वाला है, क्या गवर्नमेंट ढह जाएगी, फरवरी में इलेक्शंस होंगे, उसमें कुछ नहीं निकलेगा रिजल्ट, और ये भी हो सकता है कि आर्मी को टेक ओवर करना पड़े, क्योंकि अगर जो प्रेजेंट जो आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर वहां के जो क्वार्टर जनरल मास्टर्स जो थे, उन्होंने काफी ज्यादा दबाव डाला था, ऑलमोस्ट coup की तरफ बढ़ चुके थे वो लोग। ठीक है, क्योंकि कुछ इनफैक्ट काफी सारे जो उनकी इन्फेंट्री डिविजन्स हैं उनके कमांडर्स ने भी उनका साथ दिया था, जीओसी ने तो साथ दिया। बहुत बड़ा खतरा हो गया था वहां पे। हाँ जी हाँ। और फिर ये बचाया गया है भारत की तरफ से। भारत ने प्रेशर डाला है वेस्टर्न कंट्रीज पे, भारत ने डाला है प्रेशर यूएसए की तरफ, और या ये भी हो सकता है कि ये पूरा गेम यूएसए ने डाला था जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन एग्जैक्टली। बांग्लादेश। बताइए इसके बारे में। देखो, ये क्रिस्टल गेजिंग जो है ये इट कैन गो ऑल रॉन्ग, बट जो भी हम देख रहे हैं उससे थोड़ा सा आइडिया ये लगता है कि ये एक डिजाइंड कहानी होती है। मैंने वर्ड यूज किया नेट असेसमेंट, हर देश नेट असेसमेंट करता है। आई डोंट थिंक अमेरिका जैसी मेच्योर
कंट्री एक ऐसे ही हवा में कुछ कर रही है बिना कोई असेसमेंट किए हुए। यस, एक लीडर की मर्कुरियल पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन एज ए नेशन कुछ सोच के चल रहे हैं और उसमें 5-6 वेरिएबल सब डाल दिए गए होते हैं। एक लार्जर एंड स्टेट देखने की काबिलियत है अमेरिका जैसे देशों में, इंडिया जैसे देशों में। हम देखते हैं, हम करते हैं ये। मेरे हिसाब से उस एंड स्टेट में अगर आज कोई बोले, इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश की बोले कि एक मार्शल लॉ आने वाला है, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पब्लिक ही नहीं करेगी वहां। सो आपको एक इलेक्शन तो करना पड़ेगा। यस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन पार्टी नहीं अवेलेबल है। जो पार्टी अवेलेबल है वो शायद इंडिया को तो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है, ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। मुझे नहीं लगता इन द लॉन्ग रन वो अमेरिका को भी सूटेबल होने वाली है, अनलेस वो खुल करके पाकिस्तान, अमेरिका और वो जो पार्टी वहां बैठे, ये खुल करके ओवर्टली अमेरिका को पूरा सब कुछ थमा दें उधर। सब अमेरिका, टू माई माइंड, maybe I may be totally wrong, but a martial law maybe 1 year down the line with a pliant chief of army staff, the way it is being done in Pakistan. Yeah. You see, you will always have a face of a democracy, so that funding आती रहे, वर्ल्ड बैंक आपको देता रहा, IMF देता रहा, आपको फेस ऑफ ए डेमोक्रेसी, फेस ऑफ सम गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी वर्ड Yeah. को डाइल्यूट कर देते हैं, फेस ऑफ ए गवर्नमेंट, बट ए प्लायंट आर्मी चीफ। बांग्लादेश में नेवी और एयरफोर्स तो एक बहुत रूडिमेंट्री है, बहुत ज्यादा रूडिमेंट्री है, तो आर्मी Yes, चीफ yes, की। yes, 100%. सो आर्मी चीफ को एक कॉशनरी नोट दे दिया गया है, एज यू सेड, इन अप्रैल। उसका अपना टर्म भी होगा, आई एम नॉट अवेयर कितना उसका टर्म रह गया। सो एक कॉशनरी नोट उसको दे दिया गया है। फॉर मी दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर इंडिया। हमारे पास Well, हम 2.5 फ्रंट करते रहे हैं, नक्सलिज्म अभी मुश्किल से खत्म हो रहा है, अब ये एक और फ्रंट विद ए वेरी वेरी लार्ज बॉर्डर इज ओपनिंग अप, और उसका सीधा इफेक्ट हमारी जो बॉर्डर पॉलिटिक्स है, जो स्टेट्स हैं हमारी, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, इनके ऊपर मेघालय में इतना नहीं है बिल्कुल इनका, बट त्रिपुरा, असम, और ये बिकॉज बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे Yeah. रेबल राउजर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिनकी पेट्रनेज यहाँ इस्लामिस्ट पार्टियों के साथ है, फंडिंग है इनके साथ। तो हमारे लिए तो कॉम्प्लेक्सिटी, और अभी मैं वर्ड यूज ही नहीं कर रहा नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का, क्योंकि नेक्स्ट आप अगर मैं अमेरिका हूं और मेरे को इंडिया को डाइवर्ट करना है कि तुम भाई इतना मत उछलो, इतनी जल्दी बड़ी जीडीपी, $1 ट्रिलियन ये वो मत करो, तो मेरे को आपको चेकमेट करना है। चेकमेट करने का एक साधन रेडीमेड हाथ में मिल गया, नया साधन। पहले पाकिस्तान था, Yeah. चाइना Yeah. हेल्प कर रहा है, अभी सडनली। सो एक जो इंडिया की जो पोजीशनिंग थी एज ए काउंटर वेलिंग, काउंटर बैलेंसिंग थिंग फॉर चाइना, while it may still remain for America, but in different terms now. So हमारे लिए प्रॉब्लम है बहुत। तो अच्छा, बांग्लादेश जो है ये हमेशा से भारत को अक्यूज करता रहा है कि आप जो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट है, जहाँ पे काफी इंडिजिनस लोग रहते हैं, और पिछले दिनों वहां पे जो यूएस फोर्सेस आई थी, बाय द वे यूएस फोर्सेस ने विद इन 2 months 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, एग्जैक्टली जो कि बहुत ही अजीब बात है, और बहुत ही वेग टर्म्स पे की हैं, एंटी टेररिज्म, I was यू नो। aware of two. I was aware of two. Maybe so there is a third which you are saying. 3 हाँ, exercises. 3 एक्सरसाइजेस हुई हैं। हाँ, सर। तो उस समय वहां पे कुछ फोर्सेस ने इनके ऊपर अटैक किया। एक तो इनके ऊपर अटैक हुआ था अराउंड जुलाई में, वहां पे इनके 8 आर्मी फोर्सेस जो थी वो मरे। मारी गई थी, और लास्ट मंथ सितंबर में कहा जा रहा है कि 15 इनके आर्मी जवान मारे गए हैं, उसमें एक मेजर भी थे। और जब ये यूएस के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, और यूएस वालों को नहीं मारा, नहीं टच किया, लेकिन यूएस वाले जो फोर्सेस थी वो दबा के भागी वहां से, और इनके जो थे 15, तो इन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने जस्ट कहा कि वो घायल हुए हैं गंभीर तरीके से, ब्ला ब्ला। और तो भारत को ये अक्यूज करते रहे हैं कि आप वहां पे जो फोर्सेस हैं उनको आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको आर्म्स के तरीके से, क्योंकि वहां पे हिंदू भी काफी हैं, इंडिजिनस पीपल भी काफी हैं, बुद्धिस्ट भी काफी हैं, और जो हमारी वहां पे कुकी चिन नेशनल फ्रंट है, या कुकी चिन नेशनल आर्मी है, उसका भी काफी ज्यादा प्रभाव है उस क्षेत्र में। तो फिर एक
खागराचार करके एक जगह है जहां पे पिछले दिनों 3 इंडिजिनस लोगों को मार दिया गया क्योंकि वहां पे कुछ उपद्रव हो गया था, उनके आर्मी ने मारा है। तो आपको लगता है कि क्या ये एक पॉइंट भारत उनके ऊपर लगा सकता है अंकुश लगाने के लिए? क्योंकि अगर आप त्रिपुरा के जो पहले के जो किंग होते हैं देव बर्मन, उनकी बात सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि ये चिटगांव और उसके नीचे का पूरा क्षेत्र जो है ये भारत के पास होना चाहिए और एक वृहत चिटगांव होना चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा होना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो एक सोर पॉइंट है उनके लिए और भारत वहां पे सच में कुछ कर सकता है? ओके। मैं इसको तो ट्रिकी सवाल है, आई नो। हाँ, इसी जो भी न्यूज बन रही है, मैं उसको देखता हूँ कि उस न्यूज को अगर मैं देखूं कि 3 मरे 8 मरे, उसकी मीटिंग हुई, ओके, दैट गिव्स मी सम इन्फरेंस, मुझे कुछ उससे निकल रहा है, निचोड़ निकल रहा है। लेकिन पावर प्ले जो चल रहा है, वो जो कहानी जो चल रही है जो पीछे, वो बेस वही है। देयर इज समवन वांटिंग टू ऑक्युपाई स्पेस, ही मे यूज 10 डिफरेंट वेज टू डू इट, दिस इज वन ऑफ द वे। So that we have established कि हाँ, America is the one who's wanting to come. There is another superpower, so-called superpower, China, which is already there in many ways in and around that area. There is a third player called India, जिसको अफेक्ट हो रहा है। कौन सा लेवरेज कब यूज करना है या करेंगे कि नहीं, वो तो समय बताएगा, बट यस। क्योंकि यार ये आपको मैं ये बता दूं यहाँ पे कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ना, ये पूरा चिटगांव वाला जो क्षेत्र है, केवल वहां से ही बांग्लादेश की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। 271 किलोमीटर लंबी का बॉर्डर है और उसके बाद पूरा ऊपर भारत है। तो अगर उस क्षेत्र में क्योंकि बहुत गौर करने वाली बात यह है कि कंटिन्यूसली यूएस आर्मी उसी क्षेत्र में एक्सरसाइजेस कर रही है और कहीं नहीं जा रही है। हालांकि इनके जो आर्मी चीफ हैं ये पिछले दिनों नदर्न बांग्लादेश पहुंचे थे, ठाकुर गांव गए थे और एक और एयरपोर्ट एयरफील्ड है वहां पे गए थे और इन्होंने इंस्पेक्शन किया था। या तो ये जस्ट दिखावे के लिए गए थे या ये हो सकता है कि इन्होंने प्रॉमिस किया हो यूएसए को कि भाई हम आपको यहाँ पे आईएसआर कैपेबिलिटीज दिला सकते हैं। इनका जो डिस्टेंस है जस्ट 30 किलोमीटर्स इंडिया के बॉर्डर से है, पूरे क्षेत्र में आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को वहां से आप मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक मेरे को खबर मिली है कि इन्होंने काफी भारत को प्रेशर किया था कि आप हमें अरुणाचल प्रदेश में एक बेस दे दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वहां जो कचिन जो क्षेत्र है इनका, वहां पे काफी ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और जिसका प्लंडरिंग चल रही है चाइना की तरफ से। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहां से उस क्षेत्र का एक्सेस है, वहां से यूनान जो उनका चाइना का सदर्न स्टेट है उसका एक्सेस है। तो इनफैक्ट अगर वहां बेस मिल जाता तो इनकी चांदी थी और एक बहुत बड़ा इनको एक्सेस मिल जाता और वो भी एक काफी बड़ा पॉइंट है उनके पास कि वो हमने उनको नहीं दिया। हाँ बताइए इसके बारे में कुछ। The mere fact that we talk कि अमेरिका ने 3 एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ किए इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्या बता रहा है? क्या अमेरिका कुछ सीखने वाला है वहां से? नहीं। कोई टैक्टिकल कहानी सीखने वाला है क्या उनसे? नहीं। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर इन्होंने पिछले 1 साल में नेटो के साथ कितनी एक्सरसाइज की या आपने पिछले किसी और बताया था आपको, पिछले 10 महीनों में इन्होंने नेटो के साथ केवल 7 एक्सरसाइजेस की हैं। ठीक है, 7। तो नेटो की जब और इनके साथ 3 कर ली हैं। हाँ, वहां 7 की हैं जब वहां यूक्रेन की कहानी चल रही है। यहां आप 3 एक्सरसाइज कर चुके हो। दैट मीन्स इट्स अ फ्रंट की ओके एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो हम इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे, वगैरह, वो ठीक है, वो सब ठीक है। कितनी आर्मी? 1.5 लाख की तो टोटल आर्मी है बांग्लादेश की। क्या आप बात कर रहे हो यार? उसमें भी सब लॉजिस्टिक्स ये वो सब चीजें होती हैं। तो फाइटिंग फोर्स क्या? कुछ भी, 1.5 लाख टोटल। दैट मीन्स अमेरिकन एक्सरसाइज इज अ फ्रंट, इट इज फॉर समथिंग एल्स। लेट अस नॉट फॉरगेट कि जो 40-50 लोग इनके रह रहे हैं, जिनमें से एक वो अभी जिसकी डेथ हो गई थी होटल के अंदर, अगर आपको याद हो, जो एक केस बना था। ये कौन लोग हैं? ये एयरबोर्न फोर्स का जो बंदे हैं, ये कौन है? नाम आप कुछ भी दे दो, CIA एम्बेडेड है इसमें। तो 3 एक्सरसाइज, CIA,
requirement of a port, as we have discussed, requirement of reaching Kachin, asking India for something, not getting it. So that means you have to be in Bangladesh. जो चिटागोंग वाला जो आप एरिया बात कर रहे हो, that is the closest they can come to our northeast states. Also, don't forget यस the Kaladan project. Although वो strategic तो मैं नहीं बोलूंगा, but या उसकी हमारी एक utility है. But since we are discussing this area, जो ये स्लाइवर ऑफ लैंड है जो बांग्लादेश का, जहां पर ये पोर्ट्स बन रहे हैं और जिसके ऊपर ये चिटागोंग वाली कहानी है, राइट अक्रॉस द बॉर्डर इनटू म्यांमार इज द लिंक विच वी आर बिल्डिंग इनटू मिजोरम। वहां पे अपनी कंफ्यूजन हैं जो आज नहीं बात करेंगे, कि अरक्कन आर्मी है, कचिन चिन आर्मी है, इंडिया ने कैसे उनको मैं क्या मतलब वेपन दिए हैं नहीं दिए, लेट्स कीप इट, बट वी आर मैनेजिंग द junta government of Myanmar. We are also managing the Arakan army. We are building port on the Arakan coast. Just imagine. वहां पे उनका हुंटा गवर्नमेंट का लिंक नहीं है सितवे से भाई, कुछ नहीं है। तो उनका ना तो उससे ना ही उनका खैक्पू से, आपने जो कहा, तो खैक्पू भी अरकन आर्मी के अंडर में ही। या सो इट्स अ वेरी, अब जब ज्योग्राफी इसको देखना शुरू करो, देन यू रियलाइज कि ये तो बहुत हॉचपॉच है, बट इंडिया is managing the story very well. It is only the arrival of America now हमारे बैकयार्ड में जिसने ये कंफ्यूजन क्रिएट की है, और अब उसकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि वो चिटागोंग में ये करेंगे, CIA ये करेगा, वो करेगा, यहाँ इनके इलेक्शन में क्या होगा, ये तो रिजल्टेंट फैक्टर बना दिए। लेकिन जो गेम प्ले चली है, और शायद इंडिया ने टो नहीं किया अमेरिकन लाइन को, तो थोड़ा सा हमारे लिए ऑकवर्ड पोजीशन होगी, और ये 8-10 साल रहने की उम्मीद दिख रही है मेरे हिसाब से। तो क्या आप समराइज हम ये कर सकते हैं कि भाई इनिशियली भारत ने जो वहां पे कदम उठाए, जो जब शेख हसीना के अगेंस्ट coup हुआ, तो या तो हम भाप नहीं पाए कि जो स्टूडेंट जो एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है ये हाईजैक हो जाएगा फॉरेन फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि एक चिंगारी चाहिए होती है उसको आग बनाने के लिए, और वो उसका फायदा उन्होंने उठाया। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एक हम हाइब्रिड गवर्नमेंट देखेंगे, जिस तरह की अभी भी चल रही है, कि आप एक पैराशूट करके एक आदमी को लाइए और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए, और एक हाइब्रिड टाइप का है, उसके बाद अपने काम सारे उससे कराइए, जब उसका काम खत्म हो जाए उसको फिर वहां से पैराशूट से निकाल के ले जाइए। तो क्या हम समराइज कर सकते हैं कि आने वाले समय में फरवरी के बाद हो सकता है हम एक हाइब्रिड गवर्नमेंट देखें, और भारत को इसी तरह से प्रोएक्टिव रहना है, क्योंकि भारत के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक मेजर जनरल अभी पहुंचे थे पिछले दिनों वहां पे, अभी जस्ट 4 दिन पहले की बात है, अभी उनके तो साथ एक, हाँ, तो उनके साथ में एक एंटूराज गया था, उन्होंने अपना स्टे भी वहां पे एक दिन एक्सटेंड कर दिया है। एक दिन एक्सटेंड किया। तो इसका, हाँ, तो इसका मतलब कि भारत को वहां पे फुट होल्ड मिल चुका है, और भारत जो यूएसए जो सोच रहा था कि वो ISI के थ्रू वहां पे अपने काम करा लेगा, तो वो काफी मुश्किल काम है, क्योंकि जितना होल्ड उस देश में इस समय भारत का है वो ISI का नहीं है। हाँ, तो समराइज करके आप बताइए हमें कि क्या लगता है। कर रहे हैं, you summarize the story and I endorse that, but I want to say, जो लास्ट लाइन आपने बोली है कि जो हमारे पास है बांग्लादेश के लिए वो किसी और के पास नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े लिवरेज हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टुडे कि 2011 में मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर तीस्ता वाटर एग्रीमेंट साइन होने पे आ गया था, और ममता बनर्जी को बहुत लोगों ने गालियां निकाली कि वो अड़ गई वो परसेंटेज ऑफ वाटर के ऊपर। मैं भी उनमें एक था कि यार हो ही जाता तो अच्छा था। आज मैं कह रहा हूं हाइंडसाइट में कि अच्छा वो नहीं हुआ। That still remains a huge leverage with us. जो उनका जो रंगपुर एरिया है नॉर्थ उसका, उसकी एग्रीकल्चर उस पानी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे। तो तीस्ता वाटर, बिजली, उनकी जो इंडस्ट्री अगर चलनी है या डोमेस्टिक कहानी चलनी है, बिजली तो बहुत सारी इंडिया से जा रही है। अडानी का तो पूरा प्लांट है झारखंड में जो डेडिकेटेड है बांग्लादेश के लिए, और नेशनल ग्रिड, हमारी ग्रिड जुड़ी हुई है भाई। रोड्स, और बाकी भी नेपाल से आता है, जो नेपाल से भी बिजली आती है उनके पास, वो भी हमारे इंडिया के थ्रू ही जाती है। हाँ, BBIN एक प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस पे वो डिपेंडेंट है भारत के ऊपर, वो व्हीट के लिए भारत पे डिपेंडेंट है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैलकाटा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स सब पे। सो हमारे पास लेवरेज हैं, जो हम पेच जो है जब चाहें छोटा कम करें बढ़ाएं, वो लेवरेज हैं। दैट मीन्स
the public of Bangladesh and whichever political party or whichever army, whatever happens there, they can never be कि इंडिया से वो एलिनेट हो जाएं. ये अभी ये देश उस unless they want to go into total chaos कि अमेरिका उनकी कोई हेल्प कर देगा और ISI हेल्प कर देगा, वो होगा नहीं, हो नहीं सकता है. बहुत फार डिस्टेंस है. और कितनी शिप्स आएंगी और विद इंडिया डोमिनेटिंग बे ऑफ बंगाल कितनी शिप्स आ जाएंगी, ये इट्स अ क्वेश्चन मार्क. तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर पाएगा. पाकिस्तान के पास खुद ही कुछ नहीं. दैट मीन्स टू समराइज, yes, to my mind, we will have some kind of a hybrid story going on in the midterm, in the middle future, unless Awami League in some time frame to comes back after 6 years, 5 years in a renewed form and maybe apologizing to the public कि हाँ भाई ठीक है हमसे गलती हुई, ऑटोक्रेसी जो हम कर रहे थे वो है. एक जनरेशन निकल जाती है, आधी जनरेशन निकलती है जब लोग भूलना शुरू करते हैं. अगर वो आए तो इंडिया के फेवर में है, अदरवाइज हाइब्रिड ही मुझे दिख रहा है. बट इंडिया हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ दिस पार्ट. तो बहुत ही बढ़िया आपने बताया. एंड तो जो इनफैक्ट जो परसों वहां के ढाका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो घटना हुई, वहां पे 1 बिलियन से भी ज्यादा उनका जो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ. और कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां पे रशियन जो रिएक्टर्स लगने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका भी सामान पड़ा हुआ था, उसको भी काफी क्षति हुई है. तो ये इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है ISI की तरफ से, इस्लामिस्ट की तरफ से, और ये सैबोटाज 100% है. बांग्लादेशी जनता को ये समझना चाहिए कि भारत उनके लिए है, ना कि उनके अगेंस्ट है. ठीक है. और हम शेख हसीना को इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा इस्लामिस्ट को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जमात को बिल्कुल खत्म कर दिया था, और जो भारत के लोग वहां जाके जो एक्सट्रीमिस्ट शरण लेते थे नॉर्थ ईस्ट वाले, उनको भी काफी हद तक उन्होंने सफाया कर दिया था. तो वी वर थैंकफुल टू हर, और ये उनको समझनी चाहिए बात उस देश के लोगों को. ठीक है. सो थैंक यू सो मच आशीष, आपने इतने बढ़िया तरीके से आज हम सब को समझाया, बताया कि इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या है और ये पूरा रीजन कहां जा रहा है और इस समय भारत की क्या स्थिति है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद. मैं हूं कमांडर संदीप धवन.